चलिए ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं किट के क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज कि सर किट के क्वेश्चंस करने कैसे हैं, और नॉर्मली हमारा जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो आप लोगों को एमसीक्यूज सॉल्व करने नहीं आते। मेजॉरिटी कैंडिडेट्स को एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का तरीका ही नहीं पता कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग का ट्रेडिशनल वे क्या है कि आपने क्वेश्चन रीड किया, डायरेक्टली यू जंप टुवर्ड्स द ऑप्शन साइड, और आपने ऑप्शंस को एक मरतबा, दो मरतबा, तीसरी मरतबा, यानी कि चारों ऑप्शंस को पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में नहीं आया, फिर से आपने क्वेश्चन रीड किया, फिर ऑप्शंस को रीड किया, फिर आपने अल्लाह का नाम लिया, इस्तिखारा किया, और आपके इस्तिखारे में ऑप्शन बी आया, आपने उसको टिक मार्क कर दिया। आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करते कि उसके अंदर करना क्या है। देखिए, अभी इस सेशन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें किट के क्वेश्चंस या एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से हम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें, किस तरीके हम एमसीक्यूज को सॉल्व करें। सबसे पहला काम, देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपके पास जो पेपर आएगा वो आएगा इंग्लिश में। किस में आएगा? ऐसे ही ना। अब अनफॉर्चुनेटली गए या फॉर्चुनेटली गए, आपके पास इंग्लिश में आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। प्रॉब्लम नंबर वन के प्रॉब्लम नंबर वन कि आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती। प्रॉब्लम नंबर वन, आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती। प्रॉब्लम नंबर टू आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती। प्रॉब्लम नंबर थ्री, आप क्यों क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि आप इंग्लिश सुनते ही नहीं है। आप इंग्लिश सुनते ही नहीं है कभी, वैसे ही किसी की नहीं सुनते, इंग्लिश क्या सुनेंगे आप। इसी तरीके से आप इंग्लिश बोलते ही नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बोल भी दे इंग्लिश, दो वर्ड किसी ने बोल भी दिए, खुदा ना गलती से निकल भी, और ओहो यू इंग्लिश, खत्म। अगली बार बोलने की कोशिश ही नहीं करेगा वो, सारा मोरल डाउन कर दिया उसका। दो वोकैबुलरी के वर्ड याद करके आया, बेचारे के मुंह से निकल गया गलती से, भाई को भरम करा रहा है इंग्लिश में, हाँ खत्म। अगली बार कोशिश ही नहीं करता। सर आप इंग्लिश ना बोलते हैं, ना इंग्लिश आप पढ़ते हैं, और सुनते तो आप वैसी किसी की नहीं है। तो उसका मतलब ये कि ना तो आपकी रीडिंग की हैबिट है, ना राइटिंग की हैबिट है, ना लिसनिंग की हैबिट है। लेकिन याद रखिएगा, पेपर आएगा किसके अंदर? इंग्लिश में। और अल्लाह माफ करे, आज तक आपने जब भी पढ़ा अंग्रेजी पढ़ी, क्या पढ़ी आपने? साला इंग्लिश भी नहीं पढ़ी आपने। इंग्लिश को भी उर्दू में बोलते हुए आ रहे हैं, अंग्रेजी का पीरियड। तो जुल्म वो आपके साथ, जुल्म किया आपके साथ बाजी ने। खैर, तो अब सर करना क्या है? सर अब जब एमसीक्यूज आएगा वो तो इंग्लिश में आएगा, कैसे टैकल करेंगे? कैसे टैकल करेंगे? ऑप्शन नंबर वन, वापस आप जाए बाजी के पास, फिर से वो फिर टाइम जाया करेंगे, फायदा नहीं, फिर 10 साल तुम्हारा जाया कर देंगे। तो बेहतर है कि आप कोई शॉर्टकट अप्रोच देंगे। शॉर्टकट अप्रोच क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर जब एमसीक्यूज आएगा तो सबसे पहले करना क्या है? आपने सबसे पहले क्वेश्चन को बिट्स ऑफ पीसेस में तोड़ना है। आपने उस क्वेश्चन को देखे, याद रखिएगा, अगर आपके पास एमसीक्यू आ रहा है, उसका जो डाटा या क्वेश्चन दिया हुआ है, जब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, रिक्वायरमेंट नहीं पता चलेगी, ऑप्शंस पे जाना बेवकूफी है। आप ऑप्शंस पे जाके सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और भाई जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तुझे, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ में आ रही, तो ऑप्शंस को रीड करने का फायदा क्या? पर्पस ही नहीं है उसको रीड करने का। तो इट मींस यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हमें उसके क्वेश्चन को, उसकी रिक्वायरमेंट को पहले समझना पड़ेगा। तो याद रखिएगा क्या करेंगे हम, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मैं उस क्वेश्चन को बिट्स ऑफ पीसेस में तोड़ूंगा, छोटे छोटे फेजेस के अंदर उसको तोड़ूंगा, और उसको समझने की कोशिश करूंगा कि एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनर ने क्या डाटा दिया है। क्वेश्चन समझ में आएगा तो फिर ऑप्शंस पे जाना फिजिबल है। तो पहला काम, हम क्वेश्चन को बिट्स ऑफ पीसेस में तोड़ेंगे। दूसरा काम, याद रखिएगा, जब भी कोई एमसीक्यू आएगा, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल। चाहे FA1 का पेपर हो, MA1 का हो, FA2 हो, MA2 हो, या कोई भी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हो, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर किसी ना किसी टॉपिक, किसी ना किसी चैप्टर, किसी ना किसी आपके एरिया को हिट कर रहा होगा। लाइक इट में इधर भी हो सकता है कि वो सेल्स टैक्स से रिलेटेड टॉपिक हो। भाई जब क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है सेल्स टैक्स के चैप्टर से पूछे, क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है डिस्काउंट्स के चैप्टर से पूछे, क्वेश्चन जब पूछेगा हो सकता है सोर्स डॉक्यूमेंट के चैप्टर से पूछे, क्वेश्चन जब पूछेगा तो हो सकता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से पूछे। तो आपने करना क्या? दूसरा काम, आपने जैसे ही उस क्वेश्चन को रीड किया, आपने देखा कि ये सेल्स टैक्स के चैप्टर से पूछ रहा है, आपने फौरन उस चैप्टर को रिकॉल करना है। देखिए याद रखिएगा, इस किट को कहा जाता है प्रैक्टिस किट। क्या कहा जाता है? बोलो ना, क्या कहा जाता है? इसको रिवीजन किट कहा जाता है। क्या कहते हैं? अबे भाई, ये मॉडर्न तरीका है रिवाइज करने का।
एक रिवाइज करने का तरीका वो था जो तुम्हारी बाजी ने तुम्हें सिखाया था। वो क्या तरीका था? रजिस्टर दिखा, रजिस्टर दिखा, तुझे बताऊं वो तरीका क्या था। पेन तो निकाल इसमें से यार। वो तरीका क्या था? वो तरीका, बाजी कहती थी बेटा मैं आ रही हूं 10 रोटियां बना के, 10 रोटियां बना के आ रही हूँ, फौरन रजिस्टर बोलो रिवाइज करो। अब भाई कर क्या रहे हैं? अब भाई सलमान क्या कर रहे हैं? अपना नाम देख रहे हैं सलमान। शक था तुझे? मतलब अपना अपने अब्बू का नाम देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके अंदर? अब सलमान भाई पहला पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ये रिविजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये रिविजन कर रहे हैं। इसके अंदर ये घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, फर्रे अलग बना रहा है, घुमा अलग रहा है। ये आदमी इधर बैठो, ये स्केल पे लिख लिया, ये आदमी ये पेंसिल बॉक्स के पीछे किया, ये माइक्रो। ओ बेटा मैं देखना चाह रहा था तुम्हारे अंदर के कौन था ये। तो ये रिवीजन कर रहा है, अभी घुमाया जा रहा है पेज, साला 150 पेज का रजिस्टर है, रिवीजन कर रहा है। अबे भाई ये इडियट तरीका था। कौन सा तरीका था ये डोंकी अप्रोच थी। कौन सी अप्रोच थी? मैं उर्दू में बोलना नहीं चाह रहा, अजीब सा लगेगा तुझे सुनने में। यार ये क्या आप डोंकी की तरह एफर्ट्स कर रहे? ये रिवीजन करने का स्मार्ट तरीका है। कौन सा तरीका है ये? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं। स्मार्ट वे ऑफ रिवीजन कैसे? मैं तुम्हारे सामने सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चंस करूंगा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हम अपना अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% कोर्स रिवाइज कर लेंगे। भाई रिवीजन का तरीका है, जैसे ही तुमने देखा सेल्स टैक्स का क्वेश्चन है, अभी तुम ऑप्शंस पे मत जाओ। देखो अभी तुम कर रहे हो प्रैक्टिस। क्या कर रहे हो? पेपर नहीं दे रहे हो, अभी तो प्रैक्टिस कर रहा हूं। टेक योर टाइम। एक एमसीक्यू के ऊपर 5 मिनट लगाओ, 7 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रैक्टिस करना है। क्या करेंगे हम क्वेश्चन के टाइटल को बिट्स ऑफ पीसेस में तोड़ेंगे। स्टेप नंबर 2, जिस टॉपिक, चैप्टर, एरिया से वो एमसीक्यू लिया गया है, हम उस एरिया को पूरा रिकैप करेंगे। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट से रिलेटेड है, मैं पूरा एरिया रिकॉल करूंगा, मैं तन्हाई में बैठूंगा, आंखें बंद करूंगा और सोचूंगा उनके बारे में। किन के बारे में? वेरी गुड, डिस्काउंट्स के बारे में। डिस्काउंट्स की 2 टाइप्स थी, ट्रेड डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री में रिकॉर्ड हो जाता है, एडजस्ट होके कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है पेमेंट के टाइम पे। ऐसा ही ये सारी बातें मैं रिकॉल करने की कोशिश करूंगा, उसकी एंट्रीज एफ्स एंड बट्स सब रिकॉल करूंगा। अगर तुम्हारे माइंड से रिकॉल ना हो सके, तुम्हारा रिवीजन अच्छा नहीं है, कोई इश्यू नहीं, रजिस्टर खोल लेना। पेपर थोड़ी देर चीटिंग चीटिंग, अबे चीटिंग नहीं है, रिवीजन हो रहा है ये। अब रिवाइज करें इसको। आपने रजिस्टर से खोल के देखा, अच्छा ये एंट्री थी, अरे हाँ दादा ये चीज भूल गया था, हो गया, परफेक्ट। आपने उस टॉपिक को रिवाइज कर लिया। अब आओ उस एमसीक्यू के ऊपर। उस एमसीक्यू के अंदर आपको दिए हुए होंगे नॉर्मली कितने ऑप्शंस? बोलो कितने ऑप्शंस? 4। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्टेप नंबर 3, अब ऑप्शंस पे मूव करेंगे। पहला काम बिट्स ऑफ पीसेस में तोड़ा। दूसरा काम उस टॉपिक को खुद से मेमोरी से रिकॉल करने की कोशिश करो, जितना तुम्हारे माइंड से रिकॉल हो सके, ठीक है, वरना रजिस्टर से देख के रिकॉल कर लो जो तुम्हारी क्लास नोटिंग है। तीसरा काम, अब तुम जाओगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में नॉर्मली तुम्हें दिए हुए होंगे कितने ऑप्शंस दिए हुए होंगे? 4। याद रखना उस चार में से क्या कहा मैंने? उस 4 में से 2 होंगे जाहिलाना ऑप्शंस। कौन से ऑप्शन होंगे? आप लोग करते क्या? आप लोग ढूंढते हो करेक्ट आंसर। भाई मत ढूंढ करेक्ट आंसर पहले। उस 4 में से 2 लिटरली तुम्हें दिखाऊंगा मैं, 2 बिल्कुल ऐसे होंगे जिसका उस टॉपिक से कोई कंसर्न ही नहीं होगा, साला बिल्कुल ऊपर से आ रहे होंगे। तुम बोलोगे अबे इडियट ये क्या है? तुम पहले उस 2 को एलिमिनेट कर दो, 2 को क्या कर दो? अब मुझे बताओ 4 में से 2 चले गए, कितने बच गए? वाह ग्रेट, माशाल्लाह, क्या कैलकुलेशन आप लोग की। अब मुझे बताओ 4 में से ऑप्शन सेलेक्ट करना आसान है या 2 में से? तो वाह अकड़ अकड़ बम्बे वो खेली अभी। मैं देखिए, मुझे अगर एक अच्छे स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, 100 बच्चों का सैंपल बैठा हुआ है, 100 में से एक बच्चा सेलेक्ट करना आसान है या 3 में से एक बच्चा सेलेक्ट करना आसान है? हाँ, 100 में से सर अजीब अजीब शक्ल वाले, अजीब। भाई 3 मैंने बिठा लिए। अब उस पर सेलेक्ट करना, आपने 4 में से पहले 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। यार ये तो बिल्कुल रिडिकुलस है। अब 2 बच गए, उसमें से अब उसमें कंफ्यूजन होगी, उसमें से आपने बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, उसमें से आपने बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। टेक योर टाइम, प्लीज डोंट रश ऑफ विद द एमसीक्यूज, वेस्ट ना करें। आप नॉर्मली जो किट सॉल्व करते हैं ना, आप बिल्कुल ये घोड़े पे लगाम डालिए। मैं इवन अभी आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर मल्टीपल हम 2 क्वेश्चंस कर रहे होंगे,
क्या मतलब? अगर मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मेरा कंसर्न ये नहीं कि बी करेक्ट आंसर है, मेरा कंसर्न ये ए क्यों नहीं है। भाई सोचना यार, प्रैक्टिस इतना टाइम लगेगा, अबे तो तेरा कौन है जो इंतजार कर रहा है कोई तेरी जिंदगी में जो तेरा इंतजार कर रहा है? बस अम्मी अपनी या उनकी, ऐसे ही। तो यार 10, आप दे 10 मिनट, कोई इश्यू नहीं है यार। मैं कह रहा हूं एक एमसीक्यू जब मैं करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं उस एक एमसीक्यू में से मल्टीपल डिफरेंट एमसीक्यूज बनाऊंगा कि अगर ये एग्जामिनर पूछता तो ये होता, एग्जामिनर ये पूछता तो ये होता। इसका मतलब तुमने उस वक्त एक एमसीक्यू नहीं किया, तुमने उसी एमसीक्यू के अंदर 3 एमसीक्यूज कवर कर लिए। रिविजन है क्या है ये? मैंने कहा इट्स अ स्मार्ट वे ऑफ अ रिविजन। एक रिविजन की अप्रोच वो थी जो तुम्हें बाजी ने सिखाई थी। कौन सी अप्रोच थी वो? डॉम की अप्रोच। ये रिविजन, ये गोरा सिखा रहा है। गोरा कहता है ये ऐसे रिविजन करते हैं, हमने इसका इसका पर्पस ही फॉत कर दिया। हमने पहले जा रहे हैं एमसीक्यू, ये टपाटप, तेरे भाई ने पीछे देखा तो अबे ये नहीं है, डी है। हाँ तो डी लगा देना यार, ईमान ले आया, हम आंसर्स पे ईमान ले आया, सी नहीं डी, हाँ तो डी सही कह रहा होगा, डी लिखा हुआ तो डी होगा। आया जरा क्वेश्चन सॉल्व करते, मैं तुम्हें सिखाता हूँ जरा, देखो क्वेश्चन नंबर 1.1 पहला क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो मैं किस तरीके से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, और आप किस तरीके, पहले मैं सिखाता हूँ आप लोग कैसे रीड करते हो। आप लोग कैसे रीड करते हो? 1.1 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्रेडिट सेल्स इनवॉइस व्हिच अ कस्टमर हैज रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए व्हाट इज द, अब मैं कैसे रीड करूँ सुनो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, होल्ड ऑन, प्राइमरी मींस बेसिक, प्राइमरी मींस बेसिक, फंक्शन यानी कि पर्पस, व्हाट इज द बेसिक पर्पस। श्योर, ये हमें कैसे पता चलेगा प्राइमरी? अरे तू गूगल पे सर्च कर ले यार, सीख रहा है ना तू। अब नहीं सिखाया तुझे 10 सालों में, मेरा कसूर है, मुझसे पढ़ी तूने इंग्लिश, अब नहीं सीख, कोई मसला नहीं, अब सीख ले। अब क्या बार बार ब्लेम करना बाजी को, ठीक है कोई मसला नहीं, माफ कर उनको, आगे बढ़। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, व्हाट इज द बेसिक पर्पस किसका? ऑफ अ क्या लिखा हुआ है? ओके गाइस, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? देख मैंने कहा ना, जब भी क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा, किसी ना किसी एक एरिया को वो हिट कर रहा होगा भाई, किसी ना किसी टॉपिक, चैप्टर या एरिया से रिलेटेड होगा ना एमसीक्यू। वो इसने हिट किया, किसको हिट किया इसने, किसको हिट किया? क्रेडिट सेल्स इनवॉइस का मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट, सही कह रहा हूं मैं? सब छोड़ दे सर, क्वेश्चन तो रीड कर ले, बाढ़ में गया क्वेश्चन। पहले एक काम करते हैं, क्रेडिट सेल्स इनवॉइस को रिकॉल करते हैं, क्रेडिट सेल्स इनवॉइस को रिकॉल करते हैं। चलो मुझे बताओ, क्रेडिट सेल्स इनवॉइस, क्रेडिट सेल्स इनवॉइस, कमर में दर्द, इसको पकड़ ले, तू अपने पीछे रख, अबे सो मत जाइए सर। क्रेडिट सेल्स इनवॉइस, क्रेडिट सेल्स इनवॉइस, अच्छा क्रेडिट सेल्स इनवॉइस क्या है? क्रेडिट सेल्स इनवॉइस कौन बनाता है? सेल्स इनवॉइस कौन बनाता है? सप्लायर। कौन बनाता है? और सेल्स इनवॉइस किसको दी जाती है? कस्टमर को। सप्लायर के लिए कहलाती है क्या ये? सेल्स इनवॉइस। बायर या कस्टमर के लिए क्या कहलाएगी? परचेज इनवॉइस। अच्छा एक और बात, अच्छा सेल्स इनवॉइस के अंदर नॉर्मली डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, अमाउंट, याद आ रहा है? ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अच्छा एक और चीज, सेल्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस का पर्पस क्या था? सेल्स इनवॉइस क्यों बनाते थे? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेल्स इनवॉइस? नहीं, नहीं ऑथराइज भी नहीं। सेल्स इनवॉइस बनाने का पर्पस क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेल्स इनवॉइस? नहीं आता रहा, रजिस्टर में देखें, कोई इशू नहीं, रजिस्टर में देखें। सर सेल्स इनवॉइस बनाने का पर्पस क्या था? इट्स अ डिमांड फॉर पेमेंट, इट्स अ डिमांड फॉर, जी हाँ, जब कोई सप्लायर क्रेडिट सेल्स इनवॉइस बनाता है तो बेसिकली वो करता क्या है? वो डिमांड कर रहा होता है, इट्स अ डिमांड फॉर पेमेंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, कि आपने इस टाइम पीरियड के अंदर इसकी वो करनी है, वो क्या? पेमेंट करनी है। So that is known as what the credit sales invoice. याद आ रहा है कुछ धुंधला धुंधला? अच्छा सेल्स इनवॉइस की एंट्री क्या बनती थी? अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, और परचेज इनवॉइस की एंट्री क्या बनती थी? परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। क्या मेरी बात सुन में आ रही है? चले ये सारी बातों को रिकॉल किया, क्वेश्चन रीड करते हैं फिर से। अभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट नहीं किया था, देखो इसी स्ट्रैटेजी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा F1 के ऊपर सिर्फ अप्लाई करो,
भाई जो भी कोर्स तुम पढ़ो उसके अंदर किट के क्वेश्चन ऐसे ही करो यार, उसके अंदर पूरा इंग्रोस हो जाओ, पूरा डूब जाओ उसके अंदर। सर टाइम लग रहा है, अबे तो भाई लगाना है यार। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ क्रेडिट सेल्स इनवॉइस व्हिच अ कस्टमर हैज रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर। क्या ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है? व्हिच अ कस्टमर हैज रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर, क्या ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है? यस, अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा अब आए जरा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इट इज अ रिसिप्ट फॉर मनी पेड। क्या सेल्स इनवॉइस में पेमेंट हो रही है? कौन सा ऑप्शन है ये? जाहिलान ऑप्शन, गलत नहीं है। क्या है ये? अबे ताल्लुक ही नहीं है इसका, मैं बोल तो रहा हूं आपको। भाई जो ऑप्शन तुझे इररेलेवेंट लगे ना फौरन कटा उसको, उसको बार बार रीड करने से फायदा क्या? आप करते क्या, क्वेश्चन रीड करने का ऑप्शंस को, चारों ऑप्शंस को 4 मरतबा पढ़ते हो ऐसे लाइक कि तुम्हें याद करना है उसको। भाई इररेलेवेंट ऑप्शन नजर आ जाए फौरन कटा दो उसको तुम। दूसरा ऑप्शन, आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ डिमांड फॉर इमीडिएट पेमेंट बाय द सप्लायर। करीब करीब लग रहा है, इट इज अ डिमांड फॉर इमीडिएट पेमेंट बाय दी, इट्स अ डिमांड फॉर पेमेंट है, ऐसे ही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, दिल पे लगा कुछ। सी, लेट्स सी सी, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ गुड्स परचेज बाय द कस्टमर। भाई कस्टमर गुड्स खरीद रहा है, क्या उसका डाटा मैं मेंटेन करूंगा? नहीं, खुद करेगा कस्टमर। डी, इट इज अ डिमांड फॉर पेमेंट। अबे सर बीपीपी वाले इडियट, एक ही ऑप्शन को 2 मरतबा कॉपी पेस्ट मार दिया, देखो ऐसे ही है ना, एक ही ऑप्शन को 2 मरतबा कॉपी पेस्ट मार दिया ना यार। बी में देख क्या लिखा होता है, इट इज अ डिमांड फॉर इमीडिएट पेमेंट बाय द सप्लायर। डी में भी यही लिखा हुआ है, इट इज अ डिमांड फॉर पेमेंट विद इन एन अग्रीड टाइम टाइम। क्या दोनों ऑप्शन सेम है? नहीं सर, इसका मतलब इन दोनों में कंफ्यूजन है, ऐसे ही है। एक काम करते हैं, ऑप्शन डी पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, इट इज अ डिमांड फॉर, क्या ये बात सही है? अच्छा बी वाला ऑप्शन, इट इज अ डिमांड फॉर, कौन सा ऑप्शन सही है? डी, डी फॉर डक। क्योंकि इनवॉइस के अंदर हम इमीडिएट पेमेंट डिमांड नहीं करते, हम जो पेमेंट डिमांड करते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। क्या मेरी बात समझ आ रही है इसके अंदर? जी क्या ये बात समझ आ रही है? सो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। अच्छा 1.2 पे आता हूं, 1.2 पे आता हूं, गौर से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है क्या, फंक्शन यानी कि पर्पस ऑफ व्हाट, क्रेडिट नोट, होल्ड ऑन, क्रेडिट नोट कहां तक जा सकती है? अच्छा क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट से याद आ रहा है कुछ? क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट कौन बनाता है? सप्लायर। क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय, इट इज सेंड टू कस्टमर। ओके, क्रेडिट नोट की अकाउंटिंग एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। क्रेडिट नोट कब कब बनाया जाता है? नंबर 1 at the time of sales return, and number 2 if previously issued invoice is overstated। अगर पिछली इनवॉइस क्या हो जाए, ओवरस्टेट हो जाए, तो उसको कैंसिल करने, क्या वर्ड इसके, क्या वर्ड इसका, कैंसिल करने के लिए हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं दैट इज नोन एज व्हाट, क्रेडिट नोट। अच्छा एक और बात, क्रेडिट नोट का एक और भी नाम था, एक्सीलेंट, नेगेटिव इनवॉइस। क्रेडिट नोट इज आल्सो नोन एज व्हाट, ये कर क्या रहे सर, क्या कर रहा हूं मैं सर? ऑप्शन बड़ा जान छुड़ा, क्यों जान छुड़ाऊं, रिकैप करें ना इसके अंदर। आपने सेल्स इनवॉइस को रिकॉल कर लिया, क्रेडिट नोट का पूरा रिकॉल हो जाएगा। अच्छा क्रेडिट नोट इज इशूड बाय सप्लायर टू द कस्टमर, ऑब्जेक्टिव क्या था क्रेडिट नोट का? सॉरी, हाँ, इट्स अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, इट्स अ बाय अ, हाँ यानी कि आपके पास कर क्या रहे, क्रेडिट नोट करता है क्या, प्रीवियसली इनवॉइस को कैंसिल करता है, सॉरी प्रीवियसली इनवॉइस को क्या करता है, कैंसिल करता है क्रेडिट नोट। चले अब आए जरा आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ क्रेडिट नोट इश्यूड बाय अ सप्लायर। सही लिखा हुआ है, कौन इश्यू करता है, टू वन ऑफ इट्स कस्टमर, सही लिखा हुआ है।
चलें अब आए जरा देखते हैं क्या है। ए क्या लिखा हुआ है, सही क्या लिखा होता क्वेश्चन के अंदर कि ये सही हो जाता। एक्सेलेंट। मैंने कहा ना हमें एक एमसीक्यू नहीं करना, कोशिश करना है उससे मल्टीपल एमसीक्यूज कर सके। अगर लिखा होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इनवॉइस, क्या लिखा हुआ होता, तो इनवॉइस इज अ डिमांड फॉर पेमेंट, तो ऑप्शन ए कब करेक्ट होता जब इनवॉइस के बारे में पूछता। ऑप्शन बी एन एग्रीड अलाउंस which can be deducted from the next invoice payment, क्या क्रेडिट नोट में ऐसा कुछ होता है, an amount that will be deducted from the next invoice payment। अभी तो ऑप्शन गलत है लेकिन ये है क्या, एक्सीलेंट, क्या है ये, रीबेट्स। अबे भाई मैं कहता रहा हूं हम एक एमसीक्यू नहीं कर रहे, हमने इस वक्त दो एमसीक्यूज कर लिए। अगर लिखा हुआ होता डिमांड, अगर लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द इनवॉइस, सो कौन सा ऑप्शन सही होता, ए। अगर लिखा हुआ होता है कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रीबेट, क्या लिखा हुआ होता, तो रीबेट का मतलब कौन किसकी बात सही कर रहा है, ऑप्शन बी। क्या मेरी बात सुन रही है इसके अंदर, ऑप्शन बी के अंदर क्या कह रहा है, एन एग्रीड अलाउंस व्हिच कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट इनवॉइस पेमेंट। रिबेट करने के दो तरीके थे, रिकॉल करो, एक कैश पेमेंट में रिबेट करता था और दूसरा नेक्स्ट टाइम आपकी इनवॉइस के अंदर रिडक्शन करता था। सो इट मींस कि ऑप्शन बी कब करेक्ट होता, अगर किसकी बात कर रहा होता, रिबेट। क्या मेरी बात सुन में आ रही है, इसका मतलब अभी फिलहाल ये क्रेडिट नोट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सी, सी कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है सी, क्या सी सही है, क्या है ये, हाँ बोले, क्या है बोले, लोन अवेलेबल टू कस्टमर, क्या इसका इससे कोई कनेक्शन है क्रेडिट नोट से, तो कौन सा ऑप्शन है ये, जाहिलनामा ऑप्शन, ताल्लुक ही नहीं है। क्रेडिट नोट, लोन, कस्टमर, अजीब सी बातें कर रहा है, इसका मतलब इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। अल्टीमेटली आखिरी एक ऑप्शन रह गया है, कौन सा, सर मार्क करके निकले, भाई पढ़ते ना, इतनी मुश्किल से लिखा उस बेचारे ने। अ डॉक्यूमेंट यूज बाय द सप्लायर, सही कह रहा है। क्रेडिट नोट कौन बनाता है, अच्छा क्यों बना रहा है, टू, क्यों बना रहा है, कैंसल पार्ट और ऑल ऑफ द प्रीवियसली इश्यूड। क्या मेरी बात समझ आ रही है, जी क्लियर है। चले 1.3, 1.3 which of the following correctly describes the term डेबिट नोट। सर डेबिट नोट, एक मिनट, डेबिट नोट कौन बनाता है, डेबिट नोट कौन बनाता है, वेरी गुड, किसको देता है, सप्लायर को। डेबिट नोट कब बनाया जाता है, एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। डेबिट नोट की एंट्री क्या बनती है, अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। डेबिट नोट क्यों बनाया जाता है डेबिट नोट, एक्सेलेंट, इट्स अ फॉर्मल रिक्वेस्ट बाय अ कस्टमर टू दी, किस बात की फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे वलीमे में आना, हाँ, टू इश्यू अ क्रेडिट नोट, क्या आप इन गुड्स के रिटर्न को एक्सेप्ट करें और क्रेडिट नोट इश्यू कर दें। चले आए जरा देखते हैं, इट इज इश्यूड बाय सब, क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है, सर आगे पढ़ने की शायद मुझे जरूरत ही नहीं है, सही कह रहा हूं मैं, ऐसा ही है ना, क्यों क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या ऐसा क्या पढ़ लिया, ऐसा क्या नजर आ गया तुम्हें कि तुम फौरन रुक गए। अबे भाई डेबिट नोट कौन बनाता है, फंड मार दिया उसने, लिखा हुआ इट इज इश्यूड बाय सप्लायर, तौबा तौबा, क्या बोलेंगे, फंड मार रहा है, लेकिन लिखा हुआ पढ़ लेते ना, इतनी मेहनत से बेचारे ने लिखा, इट इज इश्यूड बाय सप्लायर टू अ कस्टमर टू डिमांड पेमेंट। किसकी बात कर रही है, एक्सेलेंट, किसकी बात कर रहा है, देखो मैंने कहा ना एमसीक्यूज को पेलो मत, तुम एमसीक्यूज को पेल देते हो, गलत आंसर, गलत आंसर, अबे तो भाई पेपर थोड़ी दे रहा है, अभी तो प्रैक्टिस कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, एमसीक्यूज पढ़ तो, ऑप्शन पढ़ तो सही, समझने की कोशिश तो कर कि क्या ना क्या चाह रहा है उसके अंदर। कह रहे इट इज इश्यूड बाय सप्लायर टू अ कस्टमर टू डिमांड पेमेंट, पेमेंट के लिए जब डिमांड किया जाए तो वो डॉक्यूमेंट कौन सा कहलाता है, इनवॉइस कहलाता है। क्या मेरी बात सुन मारी इसके अंदर, ऑप्शन बी इट इज इश्यूड बाय अ कस्टमर, दादा मिल गया ऐसा ही है। कौन बनाता है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट कौन बनाता है, टू रिक्वेस्ट अ क्रेडिट नोट, लग रहा है ये
ऐसे ही ना, लेकिन ऑप्शन बाकी पढ़ ले तो हो सकता है एक और भी ऑप्शन दिया हुआ। इट इज इश्यूड बाय अ कस्टमर, दादा दो करेक्ट आंसर, दो करेक्ट आंसर। इट इज इश्यूड बाय अ व्हेन गुड्स आर, क्या ये सही है? क्या है ये? एक्सीलेंट, क्या बनाया? गुड्स रिसीव। याद आ रहा है कि जब कस्टमर को गुड्स डिलीवर हो जाते थे तो कस्टमर बनाता था GRN, गुड्स रिसीव नोट। अगर GRN के बारे में पूछता तो कौन सा ऑप्शन सही होता? सी। डी क्या कह रहा है? इट इज इश्यूड बाय कस्टमर, अरे दादा ये भी तो ऑप्शन हो सकता है। टू अ सप्लायर टू कैंसिल एन इनवॉइस रिसीव्ड, ये बिल्कुल इररेलेवेंट ऑप्शन है, क्योंकि याद रखना कि इनवॉइस को कैंसिल सप्लायर कर सकता है, कस्टमर कैंसिल। क्या मेरी बात सुन रही है? क्योंकि इनवॉइस बनाता कौन है, तो उसको कैंसिल भी कौन करेगा? सप्लायर ही कैंसिल करेगा। और सप्लायर कैंसिल करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बनाता है? क्रेडिट नोट। क्या मेरी बात सुन रही है? सो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्या मेरी बात सुन रही है? जी यहाँ तक क्लियर है? चले 1.4, 1.4, 1.4 व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट? दादा अब ये चला गया, कौन से टॉपिक पे चला गया? कौन से टॉपिक पे चला गया? ट्रेड डिस्काउंट पे चला गया। ट्रेड डिस्काउंट, सर ट्रेड डिस्काउंट पे जाने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट पे जाने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। डिस्काउंट्स, डिस्काउंट का टॉपिक। डिस्काउंट्स किसको कहते हैं? डिस्काउंट्स कहते हैं रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। डिस्काउंट किसको कहते हैं? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। अच्छा, डिस्काउंट्स दो 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 टाइप्स थी, कैश डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट था जो अर्ली या प्रॉम्प्ट पेमेंट के ऊपर दिया जाता था। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट था जो बल्क क्वांटिटी या रिलेशनशिप की वजह से दिया जाता था। याद आ रहा है? ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या थी कि ट्रेड डिस्काउंट को हम परचेजेस और सेल्स में एडजस्ट करते थे, जबकि कैश डिस्काउंट को हम एडजस्ट नहीं करते थे बल्कि अलग से हम उसको एंट्री में शो करते थे। याद आ रहा है? अच्छा, फिर इसके बाद एक और चीज, कैश डिस्काउंट पेमेंट अगर डिस्काउंट पीरियड में हो तो मिलता था, वरना नहीं मिलता था। ऐसा ही है, ट्रेड डिस्काउंट हर कंडीशन में मिल जाता था। बिल्कुल। चले अब आए जरा पढ़ते हैं क्या ना क्या चाह रहा है। व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ए, अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एन इनवॉइस। दादा पहला ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है दादा। गिवन बाय द सप्लायर, अबे दादा ये लग रहा है बहुत जोर से लग रहा है। ऐसे ही है, इफ अ कस्टमर पेज प्रॉम्प्टली, कैश डिस्काउंट। क्या है ये? क्या लिखा होता क्वेश्चन में कि ऑप्शन ए मार्क करते हैं हम? कैश डिस्काउंट, क्योंकि प्रॉम्प्ट पेमेंट के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट, वो कैश डिस्काउंट होता है। अभी फिलहाल ये हमारे लिए गलत है। अ प्राइस रिडक्शन व्हिच अ सप्लायर अप्लाइज टू अ सिलेक्शन ऑफ गुड्स ऑन स्पेशल ऑफर। क्या ट्रेड डिस्काउंट किसी स्पेशल गुड्स के ऊपर लगाया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट देने के दो रीजन थे, नंबर वन बल्क क्वांटिटी, नंबर टू रिलेशनशिप। सी, अ रिफंड। एक्सेलेंटली। क्या पढ़ा इसने? क्या बोला? सर ये डिस्काउंट है ही नहीं, ये क्या है? ये रिबेट। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा होता कि मैं ऑप्शन सी मार्क करता? रिबेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डी, अ रिडक्शन इन द इनवॉइस प्राइस। सही कह रहा है। बाय अ सप्लायर, सही कह रहा है। बिकॉज ऑफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीड विद एन इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि आपके बीच में कुछ बात, कुछ एग्रीड या कुछ एग्रीमेंट ऐसा हुआ है जिसकी बेसिस के ऊपर आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? यस। क्या मेरी बात सुन आ रही है? आपको सुन आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ? ऑप्शंस को सुकून से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। सर हम पेपर में भी ऐसे करेंगे, अबे खुदा का वास्ता है ये मत करिए। तो नहीं, मैं ढूंढ के रहूंगी कि ये ऑप्शन डी सही क्यों नहीं है। वहां पे नहीं करना ये सिर्फ अभी आपने प्रैक्टिस और रिवीजन के वक्त ये देखना है। पेपर के वक्त आपको करेक्ट आंसर मिल जाए, मार्क करें, आगे निकलें। सर मैं पूरा समझ के आऊंगा कि ये गलत है तो क्यों गलत है? अबे नहीं भाई, ये पेपर में नहीं करना। ये अभी जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, इसी तरीके से करें। टेक योर टाइम। एक क्वेश्चन में आपको 5-7 मिनट लगते हैं, दे, कोई इश्यू नहीं है। अभी जब एक मरतबा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, MCQ से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 1.5 खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 1.5 खुद से ट्राई करें, शाबाश, जल्दी से। चले
1.5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द सेल्स टैक्स। कौन सा टॉपिक पे चला गया? सेल्स टैक्स। सर अब क्या करें? सेल्स टैक्स को रिकॉल करते हैं। सेल्स टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ, and the burden of sales tax is borne by, sales tax is the example of direct tax or indirect tax? Indirect tax. Sales tax is also known as VAT. VAT stands for value added tax. अच्छा, फिर और there are two types of sales tax, input tax and input tax वो होता है जो परचेजेस पे पे किया जाए, और आउटपुट टैक्स वो होता है जो सेल्स पे रिकवर किया जाए या रिसीव किया जाए। ऐसा ही difference between the input and the output tax is the amount payable to, और आउटपुट अगर ज्यादा है इनपुट कम है तो इट्स, इनपुट अगर ज्यादा है और आउटपुट कम है तो इट्स। ऐसा ही है, याद आ रहा है कुछ धुंधला धुंधला? चलो और कोई चीज? हाँ, एक और चीज कि सर जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स इज एडमिनिस्ट्रेड एंड कलेक्टेड बाय अथॉरिटीज। याद आ रहा है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन दोनों कौन करते हैं? जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के केस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन तो अथॉरिटीज करती हैं, लेकिन कलेक्शन अथॉरिटीज, कलेक्शन मिडिलमैन कर रहा होता है, रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, सेल्स टैक्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। किस पे लगता है? ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? इनकम या प्रॉफिट के ऊपर लगता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए आंसर ऑप्शन देखते हैं। अ टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट। क्या सेल्स टैक्स बिजनेस के प्रॉफिट पे लगता है? क्या लिखा होता है कि ऑप्शन ही सही हो जाता है? एक्सीलेंट। इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलें बी, a tax levied on the sale of goods and services। अरे दादा मिल गया। which is administered and collected by the government, which is administered and collected by the government। नहीं लग रहा है भाई, मुझे नहीं पता, लग रहा है। इसको पार्क करते हैं, पार्क करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, a tax levied on the sale of goods and services। अबे दो दो ऑप्शन, दो दो ऑप्शन। बीपीपी वाले से गलती हो गई, दोनों एक साथ कॉपी पेस्ट मार दिए। क्या दोनों ऑप्शन सही हैं? दोनों ऑप्शन सेम है क्या? नहीं। थर्ड वाला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? अ टैक्स लेवाइड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। और बी वाले में क्या लिखा हुआ था? मुझे पता है हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी, क्योंकि सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, और यहाँ पर टैक्स अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेशन करती है, कलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी क्लियर है? अगर डायरेक्ट टैक्स होता ऑप्शन बी करेक्ट होता। सही कह रहा हूं? अभी फिलहाल सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, ऑप्शन सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डी में क्या लिखा हुआ है? अ टैक्स लेवाइड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल बिजनेस मस्ट पे। नहीं, याद रखिएगा इसका बर्डन कौन बेयर करता है? फाइनल कंज्यूमर। हाँ, एक एक्सेप्शन थी, अनरजिस्टर्ड बिजनेस। अगर अनरजिस्टर्ड बिजनेस है तो फिर बिजनेस सेल्स टैक्स का बर्डन पे करेगा, अदरवाइज इसका बर्डन कौन बेयर करेगा? फाइनल कंज्यूमर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा 1.6 अब स्किप कर देंगे, हमने पढ़ा नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे इसको हम। 1.7 खुद से ट्राई करें, शाबाश। 1.7 खुद से ट्राई करें, शाबाश, जल्दी से। द बुक कीपर ऑफ अ बिजनेस मेक्स द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या रहा है? एक एंट्री उससे बनाइए। एंट्री क्या बनाइए? ऑफिस प्रीमाइसेस डेबिट 5 लाख और पेबल्स क्रेडिट 5 लाख। ऐसा ही है। आगे क्या कर रहा है? दीज एंट्रीज रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। बचपन में पूछते थे ना मुझसे कि एंट्रीज कैसे पूछेगा एग्जामिनर? ऐसे पूछेगा। एंट्री दे दी है, अब कह रहा है ये बताओ कि ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन क्या है? मुझे ऐसे ही बताएं, ऑप्शन में हम बाद में जाएंगे कि ऑफिस प्रीमाइसेस डेबिट और पेबल क्रेडिट क्या हो क्या रहा है यहां पर? एक्सेलेंट। हमने ऑफिस प्रीमाइस यानी ऑफिस बिल्डिंग खरीदी है। किस पे खरीदी हमने? क्रेडिट, उधार पे खरीदी। ऐसा ही। ऑप्शन ए, द बिजनेस हैज टेकन आउट अ बैंक लोन टू, पता नहीं क्या बोल रही, कौन सा ऑप्शन है ये? जाइलन, सुपर डुपर जाइलन ऑप्शन। लिमिट क्रॉस कर गया इस दफा तो। The business has paid an outstanding invoice for the कौन सा ऑप्शन है ये भी? सुपर डुपर जाएगा ना, पेमेंट की बात ही नहीं है अबे। सी, लेट्स सी। द बिजनेस हैज परचेज, ओहो, नॉन करंट एसेट ऑन। हाँ, क्या ये ऑप्शन सही है? लेकिन एक और भी पढ़े थे ना, आखिरी भी लिखा, उतनी मेहनत से उसने पढ़ा, दिल ना दुखी उसका। द बिजनेस हैज परचेज, ओए अ नॉन करंट एसेट, ओए भाई, फॉर। क्या ये ऑप्शन सही है? एंट्री क्या बनी हुई होती कि ऑप्शन डी सही होता?
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? 1.8 करें, शाबाश, कर लिया 1.8। 1.8 क्या आंसर आ रहा है? 9262। कैसे, क्या है इसके अंदर? एक्स का, मेरी बारी ना। एक्स कंपनी परचेज गुड्स विद द लिस्ट प्राइस ऑफ 100,000 सब्जेक्ट टू कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट? एक्स कंपनी is allowed 2.5% कैश डिस्काउंट फॉर द पेमेंट विद इन 30 days। 30 दिन में पेमेंट कर दी तो 2.5% डिस्काउंट मिलेगा। अज्यूमिंग द डिस्काउंट इज टेकन, हाउ मच विल एक्स टू पे? कह रहा है कि अज्यूम करो कि उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया, इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट भी अवेल कर लिया, और तो उसका मतलब कितना पे करना होगा? 1 लाख का 5% माइनस करेंगे पहले, 5,000 माइनस कर दिया, कितना बचा? 95,000 के ऊपर 2.5% लगाएंगे, सही कह रहा हूं मैं? तो 2.5% माइनस करने के बाद कितना पे करेगा? 92,625। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? 1.10 करे जरा, शाबाश। अच्छा, 1.10 में क्या कह रहा है? अ बिजनेस रिसीव्स एन अकाउंटेंट अ बिल। कह रहा है एक बिल आपको रिसीव हो रहा है, कितने का बिल है वो? $500 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली शोज द इफेक्ट? कह रहा है कि एक $500 का बिल आया है, ये बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली शोज द इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन रिकॉल करनी पड़ेगी बाबा पहले। अकाउंटिंग इक्वेशन पहले रिकॉल करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू व्हाट? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसा ही है। अच्छा, अब क्या रहा है? अज्यूमिंग द बिल इज अनपेड, इसका मतलब अभी हमने बिल पे, अभी हमको पैसे देने हैं, देन, ऐसा ही है ना? यानी कि आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल था या कोई भी बिल था, बिल एक्सपेंस, बिल आपका क्या है? कोई भी बिल आपके पास था जो कि अभी तक आपने पे नहीं किया, जो कि अभी तक आपने पे नहीं किया, तो उसका मतलब अभी मुझे वो बिल पे करना है। अब कह रहा है कि ये बताओ कि इसका अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? इसका अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, मुझे बताओ। कि बिल हमारा एक्सपेंस है, बिल हमारा क्या है? एक्सपेंस। अच्छा, होना ही चाहिए था कि यहाँ पर एग्जामिनर को देने चाहिए था एक्सपेंसेस वगैरह, क्या देने चाहिए थे, लेकिन वो बोला अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर इंपैक्ट बताओ। मुझे बताओ, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस क्या होगा? बोलो ना। तो उसका मतलब प्रॉफिट कम होगा, और यही प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, कहां पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल में। कहां पे ट्रांसफर होता है? याद आ रहा है? बैलेंस शीट में जाता था। ये प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होता था? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में कहां पे ट्रांसफर होता था? कैपिटल। इसका मतलब अगर प्रॉफिट कम होगा तो ऑटोमेटिकली कैपिटल का अमाउंट भी, ओनर्स इक्विटी का अमाउंट भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बिल आपके पास है और एक्सपेंस है, तो इसका मतलब ये एक्सपेंस की वजह से अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपका कैपिटल डिक्रीज होगा। कैपिटल क्या होगा? अच्छा, कैपिटल डिक्रीज वाले जो ऑप्शन है ना, वो दो ही है हमारे पास, एक बी है और एक डी है, ऐसे ही है। अच्छा, अब दूसरा, सर ये जो बिल है ये अभी भी अनपेड है, क्या है ये? अनपेड का मतलब अभी मुझे पैसे, इसका मतलब मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो कैपिटल डिक्रीज और लायबिलिटी, कौन सा ऑप्शन है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा ट्रिकी था, यानी कि इसके अंदर आपको यूं ट्रैक करना था कि एक्सपेंस है, तो याद रखिएगा, हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक किया था उसमें हमने देखा भी था कि जब भी कोई एक्सपेंस या रेवेन्यू होगा तो वो इनडायरेक्टली कैपिटल को हिट करेगा। किसको हिट करेगा? हाँ, अगर एक्सपेंस है तो कैपिटल डिक्रीज, और रेवेन्यू है तो कैपिटल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद 1.11, 1.11, which of the following correctly, sorry, which of the following statement concerning a debit entry is correct? पूछ रहे कि इनमें से कौन सा है जो डेबिट साइड पे आएगा? इट रिकॉर्ड्स अ डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट कहां पे आता है? डिक्रीज इन एसेट कहां पे आता है? क्रेडिट साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। इट रिकॉर्ड्स अ बिजनेस एक्सपेंस, डेबिट साइड पे, ऐसा ही है ना? अच्छा, और भी देख लेते, शायद एक आधा और भी हो। इट रिकॉर्ड अ सेल, क्रेडिट साइड पे, रेवेन्यू। इट रिकॉर्ड इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिट साइड पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
सो 1.12 उसके जैसा ही है। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द क्रेडिट एंट्रीज। मुझे बताओ क्रेडिट एंट्रीज रिकॉर्ड द डिक्रीज इन कैपिटल और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, लेकिन लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। गयो। क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड से इंक्रीज इन एसेट। नहीं, इंक्रीज इन एसेट कहां पर आएगा? क्रेडिट एंट्रीज रिकॉर्ड द इंक्रीज इन प्रॉफिट। यस, रेवेन्यू इंक्रीज प्रॉफिट। डी भी पढ़ लेते हैं। क्रेडिट एंट्रीज रिकॉर्ड द इंक्रीज इन एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब आप अपने पास जरा मार्क करें जरा कौन कौन से क्वेश्चंस करने। एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करने। लेकिन देखिए मैं एक बात बोलूं, एमसीक्यू सॉल्व करने में मजा आपको तब आएगा जब आपने चीजें रिवाइज की हुई होंगी। मैंने इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, अगर रिवाइज नहीं की हुई होंगी तो फिर डेफिनेटली रजिस्टर देखना पड़ेगा। तो अगर आपने प्रॉपर रिवाइज करके किट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये बड़ा बेनिफिशियल रिसोर्स है आपके पास, बड़ा फ्रूटफुल रिसोर्स है। अब आप देखिए ना, हमने क्या किया, सिर्फ 8-10 क्वेश्चन अभी ट्राई किए, और उन 8-10 क्वेश्चन, आप माने ना माने, हमने कितने सारे टॉपिक को रिकॉल कर लिया। अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक रिकॉल हो गया, एंट्रीज का एरिया रिकॉल हो गया, इसी तरीके से डिस्काउंट्स, सेल्स टैक्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि समझ लें अब तक हमने जो भी चीजें पढ़ी सारी रिकॉल हो गई। अभी सिर्फ हमने 8-10 क्वेश्चन किए इसके अंदर, 8-10 क्वेश्चन और करोगे तो यही सारी चीजें और डबल तरीके से रिकॉल हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है इसके अंदर? यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो आपने क्वेश्चंस करने दैट इज 1.13 करना है। 1.15 करेंगे, जो बता रहा हूं अभी वो करेंगे, ठीक है? जो बीच में स्किप करा रहा हूं वो आगे चल के इंशाल्लाह। 1.16, 17, 22, 1.22, 33, ओ सॉरी 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही क्वेश्चन। 37, बस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है इसके अंदर? तो प्लीज इसी तरीके से आपने किट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, हर क्वेश्चन को आपने समझने की कोशिश करनी है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या कहना चाह रहा है, और ऑप्शंस पे डायरेक्ट मूव ऑन ना करें। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है इसके अंदर?